हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 50 प्रश्न जो हमारे साइंस का होगा। तो एनटीपीसी रेलवे एग्जाम जो भी एग्जाम के लिए होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए, जीव विज्ञान का जो पिता कहा जाता है यह अरस्तुत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तुत को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। देखिए, जीवन का जो भौतिक आधार है ये क्या है। तो जीवन का जो भौतिक आधार है ये है जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। देखिए, सर्वप्रथम जो कोशिका का पता जो लगाया था यह किसने लगाया था। यह जो है रॉबर्ट हुक ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम जो है कोशिका का पता जो है रॉबर्ट हुक ने ही लगाया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। देखिए, कोशिका का जो शक्ति केंद्र जो कहा जाता है यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि कोशिका का जो शक्ति केंद्र कहा जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। देखिए, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से जो विभेदित करती है ये करती है कोशिका भित्ति भी करती है, पर्णहरित भी करती है और सेंट्रियोल भी करती है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये जो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम जो है यह आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? या जो है आरएनए का बना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। देखिए, डीएनए की जो है द्विगुणित कुंडली का जो है पता जो किसने लगाया था, ये सर्वप्रथम लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। रॉबर्ट हुक ने जो है जीव द्रव्य की पता लगाया था, यानी कि जो है ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, डीएनए का प्रमुख कार्य है, यानी कि डीएनए का जो है प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए, डीएनए का जो प्रमुख कार्य है यह है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। क्या करना? आनुवांशिक क्रियाओं का जो है संचालन करना, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, देखिए आरएनए पाया जाता है, यानी आरएनए किस में पाया जाता है। तो देखिए, आरएनए जो पाया जाता है यह जो है राइबोसोम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राइबोसोम में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। देखिए, अनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है यह किसको कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है यह गागरिजन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है अति सॉरी ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की जो कुल संख्या होती है कितनी होती है। तो ये दो 46 होती है। कितने होती है? 46 होती है। जोड़े में कितने होते हैं? तो जोड़े में जो है 23 होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। और कुल जो होते हैं ये कुल जो होते हैं कुल 46 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, निम्न में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। देखिए, मनुष्यों में जो होने वाले जो आनुवांशिक रोग जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, वर्णनधाता भी जो है वर्णनधाता भी जो है वह आनुवांशिक रोग है। हीमोफिलिया भी जो है आनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम यह भी जो है आनुवांशिक रोग है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल पे, लड़का पैदा होता है जब, यानी लड़का पैदा होता है जब, तो क्या होता है देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है।
एक्स वाई गुणसूत्रों में, एक्स एक्स गुणसूत्रों में यानी एक्स वाई, यानी कि जो है एक्स वाई गुणसूत्रों में होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए बाई एक्स एक्स जो होता है, एक्स एक्स से जो है लड़की पैदा होता है, क्या होता है, लड़की होता है। एक्स से जो है लड़की होता है, और एक्स वाई से जो होता है ये लड़का होता है। किससे होता है, लड़का का जन्म होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है, यानी कि जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में जो होता है, यानी किसकी क्या होता है, तो ये जो होता है ये रक्त का बहना बंद नहीं होता है। देखिए रक्त का जो है बहना जो है बंद नहीं होता है, यही जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए जीन के बारे में जो है यह कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह बिल्कुल सही है। यह आनुवांशिक इकाई है, यह भी बिल्कुल सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल पे। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। देखिए जीन का जो सर्वप्रथम जो कृत्रिम संश्लेषण किया था, ये जो किया गया था, ये किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। देखिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे यह कौन थे, ये जो थे ये चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे, चार्ल्स डार्विन थे। अरस्तुत को जो है जो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। हरगोविंद को जो है कृत्रिम संश्लेषण के लिए जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल पे। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। देखिए आनुवांशिक प्रयोग के लिए जो मेंडल ने जो सर्वप्रथम जो पौधा का चयन किया था, ये किया था मटर का पौधा का। कौन सा पौधा का किया गया था, ये जो है मटर का पौधा का किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। एक वर्णांध व्यक्ति में जो है, वर्णांध जो है यह एक रोग है, यह जो है हो जाने से व्यक्ति को किस रंग पहचान नहीं कर पाती है। ये जो पहचान नहीं कर पाती है ये होती है लाल और हरा। कौन सा रंग होता है, लाल और हरा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य का स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, यानी कि जो है किस संघ के जंतुओं के जीव द्रव्य के स्तर पर जो गठित जंतु कहा जाता है, ये जो कहा जाता है ये प्रोटोजोआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोटोजोआ को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक कोशिकीय जंतु अमीबा या यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। देखिए एक कोशिकीय जंतु जो अमीबा होता है एवं यूग्लिना जो है यह जो है किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। इसको जो रखा गया है ये रखा गया है प्रोटोजोआ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। देखिए मेढक में जो श्वसन जो अंग होता है ये किसके द्वारा होता है, ये जो होता है त्वचा के द्वारा भी कर सकता है, फेफड़ा के द्वारा भी कर सकता है, कोलोम के द्वारा भी कर सकता है, यानी कि इनमें से सभी तीनों में से कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्न में वास्तविक मछली है। देखिए निम्न में जो है कौन वास्तविक मछली है, देखिए वास्तविक मछली जो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है यह एक वास्तविक मछली है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मेढक किस वर्ग का जंतु है। देखिए मेढक जो है
किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक जो है यह एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी सांप जो है यह जो है सरीसृप जो है यह स्तनधारी के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। स्तनधानियों का हृदय स्थानियों का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? यानी कि स्तनधारियों का जो हृदय जो होता है यह कितने प्रकोष्ठ का होता है? यानी कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो इसमें जो है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ। मेढक में जो है 3 पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मेढक में। मेढक में जो है 3 पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। स्तनधारी वर्ग के में स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? देखिए स्तनधारी वर्ग में जो है रक्त का सबसे अधिक जो तापमान पाया जाता है यह जो है बकरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मछलियां किस अंग से सांस लेती है? देखिए मछलियां जो है किस अंग से सांस लेती है? तो मछली जो सांस लेती है यह गिल्स या गलफड़ा से लेती है। किससे लेती है? गिल्स या गलफड़ा से। मानव जो है नाक से लेती है। त्वचा से जो है त्वचा से कौन सांस लेता है? ये ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा क्या होगा। यानी कि तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे बड़ा स्तनधारी। देखिए सबसे बड़ा स्तनधारी जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है ये है ब्लू व्हेल। कौन है? यह ब्लू व्हेल है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला सवाल है और हाथी, हाथी जो है यह विश्व का सबसे भारत का सबसे विरासत पशु में आता है हाथी। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है ये है हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है यह पीछे के बाहर भी उड़ सकता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। देखिए कशेरुक जंतु के शरीर का जो सर्वाधिक कठोर भाग जो होता है यह किसका बना होता है? तो यह जो बना होता है यह इनेमेल का बना होता है। क्या बना होता है? इनेमेल का बना होता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है यह जांघ की हड्डी है। इसे फीमर की हड्डी भी कहा जाता है। तो यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। हवेल में श्वसन किस अंग से होता है? देखिए हवेल में जो श्वसन जो होता है यह किस अंग से होता है? तो हवेल जो श्वसन लेता है यह फेफड़ा से लेता है। किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। आधुनिक मानव को जंतुओं को किस वर्ग में रखा गया है? देखिए आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ये जो रखा गया है ये रखा गया है प्राइमेट्स में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्राइमेट्स में रखा गया है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सवाल नंबर 33। उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। देखिए उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उत्तक को जो अभियान उत्तक का जो अध्ययन किया जाता है यह हिस्टोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन एनाटोमी में जो है एनाटोमी में वनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। कोशिका के समूह को कहा जाता है। देखिए कोशिका के जो समूह को कहा जाता है इसे उत्तक कहा जाता है। कोशिका के छोटे छोटे समूहों जो मिलकर जो बने होते हैं यही उत्तक कहलाते हैं। यानी कि इसको जो है उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सवाल नंबर 35। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है? देखिए पुनरुत्पादन की क्षमता जो है किस प्रकार की उत्तक में सर्वाधिक होती है? तो ये जो होती है उपकला में होती है। किसमें होती है? उपकला में। आप कभी कभी देखते हैं छिपकली, छिपकली का जो है
पूंछ कट जाने से, पूंछ जब कट जाता है वह फिर पुनः जो है कुछ कुछ दिन के बाद आ जाता है। यही जो है पुनर्भूत का पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। यह जो है छिपकली का जो ये उपकला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, सवाल नंबर 36। शरीर में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। देखिए शरीर में जो है सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करने वाला ऊतक है वह कौन सा ऊतक है? तो ये जो ऊतक है यह तंत्रिका ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तंत्रिका ऊतक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? देखिए रक्त जो है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, सवाल नंबर 38। आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? देखिए आरेखित पेशी ऊतक जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं अमाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो सॉरी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, निम्न में संयोजी ऊतक का उदाहरण है। देखिए संयोजी ऊतक का कौन सा उदाहरण? देखिए हड्डी भी जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। लिम्फ भी जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। प्रोटीन भी जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जबकि रक्त भी, मानव का रक्त भी जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सभी, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, यानी संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, यानी संकुचनशील ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है? ये जो जाना जाता है पेशी ऊतक को जो है संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 41 पे, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? देखिए चेतना ऊतक जो है यह किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? ये जो कहते हैं यह तंत्रिका ऊतक को कहते हैं। किस ऊतक को कहते हैं? तंत्रिका ऊतक को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चेतना ऊतक जो है तंत्रिका ऊतक को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल पे, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन जो है किसमें पाया जाता है? यानी हीमोग्लोबिन यह जो है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो अथी होता है, अवधि होता है, यह 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। आवर्तकाल जो इसका 20 दिन होता है। श्वेत रक्त का जो होता है यह 1 से लेकर 2 दिन तक होता है। यह जो श्वेत रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर जो घुसने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में ही जो हमारे ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, सवाल नंबर 43। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये जो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है ये 206 हड्डी होती है। कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। जब जो है शिशु में जो हड्डी होते हैं उसमें जो है 300 हड्डियां होती है। मानव के जो है जब जिस वक्त बच्चा शिशु जन्म लेते हैं उस वक्त जो है मनुष्य में जो उस वक्त जो है शिशु में जो हड्डियां पाई जाती है वह 300 हड्डी पाई जाती है, यानी और वयस्क जो है मानव में जो हड्डियां पाई जाती है ये 206 पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 45 पे, भोजन में उपस्थित शर्करा को मल्टोज में बदलता है। देखिए भोजन में उपस्थित शर्करा को मल्टोज में बदलता है या कौन बदलता है? तो ये जो है टाइलिन बदलता है। कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है, यानी कि भोजन में जो उपस्थित शर्करा को जो मल्टोज में बदल देता है ये टाइलिन बदल देता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। दूध में जो है रेनिन पाया जाता है। दूध में किसमें क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है दूध में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 46 पे,
भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? देखिए, भोजन का शरीर का जो अवशोषण जो होता है किस अंग में होता है? ये जो होता है यह छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत में जो है पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में जो है सॉरी बड़ी हाँ छोटी बड़ी आंत में जो पूर्ण पाचन होता है, यानी कि ऑप्शन ए सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यह है यकृत ग्रंथि। यह कौन सी ग्रंथि है? यह यकृत ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन डी में जो है इसका यकृत दिया है, यानी ऑप्शन डी में जो है यकृत है, यकृत, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? देखिए, इंसुलिन की कमी से जो उत्पन्न होने वाला रोग है ये कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग है ये डायबिटीज है। कौन सा रोग है? डायबिटीज है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्न में कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, त्वरित ऊर्जा जो है ये तुरंत जो है ऊर्जा को तुरंत जो है मतलब प्राप्त करता है, यानी तुरंत जो है ऊर्जा को उत्पन्न कर देता है। तो ये जो पाए जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, यानी आज का जो लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 15। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? देखिए, शरीर में जो है गैसों का जो विनिमय होता है यह किस अंग में होता है? ये जो होता है गैसों का विनिमय जो होता है यह फेफड़ों में होता है। किस में होता है? फेफड़ों में होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बहुत अच्छा तरीके से देखे होंगे, क्योंकि और क्वेश्चन को जो बहुत बढ़िया तरीके से समझ के जो है आंसर किए होंगे। तो जितने भी हमारे भाई बंधु होंगे वो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि 50 में आपका कितना मार्क इसमें सही हुआ है। आप एक बार जरूर लिख के बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।